हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या है, कैसे सीएसएस को यूज करते हैं और सीएसएस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। देखिए, अगर आप एक एचटीएमएल से वेबसाइट बना रहे थे, जो हालांकि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में बनाई थी, तो अगर आप उसको देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिखने वाला स्ट्रक्चर है। बट उसको एक रियल वेबसाइट का लुक देने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डेप्थ में देख रहे होंगे कि कैसे सीएसएस को यूज़ करते हैं, कैसे सीएसएस को अपनी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ सीएसएस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या है, और सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसएस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे मेजर जो शुरुआत होती है वो हम लोग की इसी टॉपिक से होगी, थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन, बट उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक कोडिंग चीज़ों के अंदर चले जाएंगे। हम लोग सारी चीज़ों को कोड लिख के उसके आउटपुट को चेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसएस है क्या। अगर मैं सीएसएस का एक सिंपल अर्थ बताऊं, देखो सीएसएस का बेसिक जो फुल फॉर्म है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, चलो सीएसएस का फुल फॉर्म की तो बात हो गई कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। अब देखो, जिसके नाम में ही स्टाइल शीट है, इसका मतलब वो हम लोग को स्टाइलिंग के लिए यूज हो रही है, सबसे पहली चीज। तो देखो, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। इट अलाउज डेवलपर टू स्टाइल वेब पेजेस बाय डिफाइनिंग कलर्स, लेआउट, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड ensuring बेटर डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों को बताया हुआ था मैंने कि जो अपना HTML है, HTML का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। वो शुरू से गंदा रहता था और आगे भी जीवन भर वो वैसा गंदा ही रहेगा। तो उसको सुधारने का काम कौन करता है? उसको सुधारने का काम CSS करेगा। जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में फॉर्म्स बनाए थे, फॉर्म्स में हम लोग ने बहुत सारे बटन्स क्रिएट किए थे। अब बटन्स का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मतलब वो देखने में लग तक नहीं रहा था कि वो एक बटन है। बट जो आप वेबसाइट देखते हैं वो दिखने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसके अलग अलग बटन्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ और है, इमेजेस के साइज कुछ और होती हैं, बैकग्राउंड में कुछ और कलर चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? वो सारी चीज़ें हम लोग CSS की मदद से हैंडल करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं CSS क्या है। तो CSS बेसिकली हम लोग की एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। अब ये स्टाइल शीट लैंग्वेज क्या है? ये बेसिकली हम लोग को स्टाइल्स डिक्लेयर करने में मदद कर रही है। HTML का स्ट्रक्चर शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा बेकार था, जिसको देखना बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करेगा। और HTML का कोड जब जब हम लोग ने लिखा है, हम लोगों को कभी भी रियल वेबसाइट वाली फीलिंग नहीं आई है। बट जैसे ही उस HTML डॉक्यूमेंट पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, हम लोग को एक अंदर से फील आएगा कि हाँ, अब हम लोग एक वेबसाइट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे कोड्स लिखना शुरू करेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ, CSS ने कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो फॉन्ट चेंज कर सकता है, वो एक कलर चेंज कर सकता है, वो पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज करवा सकता है। अब जो वो पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज करवा सकता है, इसका मतलब जैसी वेबसाइट मैं चाहता हूँ, मैं वैसी वेबसाइट CSS की मदद से डिज़ाइन कर सकता हूँ। देखो, अब डिज़ाइन करने की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिएट करने की बात, जैसे फंक्शनल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं आपकी वेबसाइट को, वो सारी चीज़ें CSS की मदद से हो जाएंगी काफ़ी ईजिली। और जब डिज़ाइन अच्छी है तो उस वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे जो भी अगर आप पर्सन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अब मान लो उसने आपने खाली HTML की फाइल को कोड करके उस वेबसाइट को होस्ट कर दिया। होस्ट कर दिया मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं उसको लाइव कर दिया। अब जब भी वो वेबसाइट लाइव है, कोई भी यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पे, वो यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो वेबसाइट दिख रही होगी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी वेबसाइट दिख रही होगी। तो उसको एक मॉडर्न वेबसाइट बनाने का काम कौन करता है? CSS करता है। इसीलिए CSS वेब डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हैं, आपको CSS आनी ही आनी चाहिए। जो हम लोगों ने बात की थी 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो ये 3 चीज़ आपको आना मस्ट है। इसके बिना आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा
जो आपका बेस स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलो, तो अब बात करते हैं, जब CSS ये है तो CSS को लिखते कैसे हैं, CSS का सिंटैक्स कैसा है। अभी देखो, फिलहाल सिर्फ सिंटैक्स पे नज़र मारते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को कोड में करके देखेंगे कैसे इस चीज़ों को करते हैं। तो अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, एकदम थोड़ी सी देर में। मैं बोलता हूँ पहले सिलेक्टर है, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ और कुछ प्रॉपर्टी दूंगा और उसको कुछ वैल्यूज दे दूंगा। अब आप बोलेंगे ये कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, ये कुछ वैल्यूज क्या है, वही चीज के बारे में अभी हम लोग एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। चलो, सिंटेक्स तो बेसिक हम लोग ने अभी देख लिया फिलहाल। अब मैं आगे इसलिए बढ़ना चाहता हूं क्योंकि हम लोग यहां देखते हैं कि CSS को अपनी HTML वेबसाइट में ऐड कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, HTML एक अलग चीज़ है, CSS एक अलग चीज़ है। अब मुझे CSS अगर अपने HTML पे यूज़ करना है तो मतलब मुझे उसको ऐड करना आना चाहिए, या दूसरी भाषा में कहूँ तो मुझे उसको लिंक करना आना चाहिए। अब जब तक लिंक करना ही नहीं आएगा तब तक मुझे लिखना और जो उसका सिंटेक्स है वो जान के मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहली बात आती है कि कैसे मैं उसको लिंक करूँ। तो हमारे पास HTML में अप्लाई करने के लिए तीन तरीके होते हैं, टोटल तीन तरीके। कौन कौन से? पहला है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS। तीनों के मैंने कोड स्निपेट्स दिए हैं, बट हम लोग इसको एकदम डेप्थ में अभी फिलहाल देख रहे होंगे कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल। अपना जो कल वाला जो फोल्डर था, इस फोल्डर को मैं VS कोड पे ओपन करता हूँ, और VS कोड पे ओपन करने के बाद हम लोग वही सारी चीज़ों को इसके अंदर यूज़ करेंगे। देखो, एक बहुत ही छोटी सी बेसिक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसमें, एक नई फाइल, क्योंकि यहाँ मैंने पहले से बहुत सारे कोड लिख रखे हैं। या तो चलो एक काम करता हूँ, देखता हूँ मैं सबसे कम कोड मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे कम कोड अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ HTML जो टेबल वाली जो फाइल थी हम लोग की, उसमें लिख रखा है। हम लोग इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। या चलो एक सिंपल से ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने एक नई फाइल क्रिएट किया कि css.html। ठीक है, चलो css.html नाम की मैंने फाइल क्रिएट करी। मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ मैं H1 में लिख देता हूँ कि CSS पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि CSS के अभी फिलहाल 2-3 पार्ट्स और होंगे, उसी में हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। चलो, तो फिलहाल मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और इसका आउटपुट मुझे अपने ब्राउज़र पे देखने को मिल जाएगा। देखो, लिख क्या आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। अब करना क्या है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास तरीके कितने थे। सबसे पहला था हम लोग के पास इनलाइन CSS। तो अब इनलाइन CSS कैसे ऐड करते हैं, देखना बहुत ही सिंपल लिखा है यहाँ। इनलाइन CSS विद इन HTML टैग। मतलब अगर मुझे कोई CSS लगानी है, बेसिकली CSS लगाने का मतलब क्या होता है, स्टाइल प्रोवाइड करवाना। तो जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना है तो मैं इनलाइन CSS का यूज कर सकता हूं। कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इस सिंटेक्स को ध्यान से देखूं तो जो इसने अपना ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग में ये एक एट्रीब्यूट दे रहा है स्टाइल नाम का। हम लोग ने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे HTML में, वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो यहाँ P के ओपनिंग टैग में एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिलहाल क्या करना होता है हम लोग को, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली रहे। अब देखो, जो हम लोग का ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के शुरुआत में कहता हूँ मुझे एट्रीब्यूट देना है, तो मैंने स्पेस दिया और मैंने यहाँ लिख दिया स्टाइल। देखो, स्टाइल लिखा है, एट्रीब्यूट है, मतलब इक्वल्स टू लगा के मैंने डबल कोट्स लगा दिए। अब इन डबल कोट्स के अंदर जो भी CSS प्रॉपर्टी आपको आती है या मुझे आती है, मैं उन सारी चीज़ों को इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी मुझे पता है जिसका नाम है कलर प्रॉपर्टी। तो मैंने यहां लिख दिया कलर। ठीक है, अब कलर लिख दिया तो मुझे कलर देना भी तो पड़ेगा, कौन सा कलर चाहता हूं मैं। तो मैं लगाऊंगा यहाँ कोलन, और कोलन के बाद जो भी वैल्यूज मैं देना चाहता हूं मैं वो वैल्यू दे सकता हूं। मैं यहाँ कह देता हूं कि इसको कर देना रेड। ठीक है, चलो रेड कर दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, तो जो हम लोग की मेन फाइल थी, इसका आउटपुट देखो तो अब ये रेड कलर का हम लोग को जो हेडिंग थी हम लोग की, वो हम लोग को रेड कलर में दिख रही है। तो इसका मतलब क्या, क्या CSS अप्लाई हुई है? जाहिर सी बात है CSS अप्लाई हुई है, क्योंकि अगर CSS अप्लाई नहीं हुई होती तो ये रेड कलर में नहीं शो हो रहा होता। तो ये तो था पहला तरीका कि क्या किया हम लोग ने, कि जो अपना ओपनिंग टैग था
ओपनिंग टैग में हम लोग ने दिया एक एट्रीब्यूट, ठीक है। उस एट्रीब्यूट में हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पास की है और उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी है। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी दी और वैल्यू दी, ये मुझे कैसे पता? तो देखो, जब हम लोग इसमें बात कर रहे थे सिंटेक्स के बारे में, तो देखो यहां हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कि पहले कह रहा हूं सिलेक्टर, उसके अंदर मैं दे रहा हूं प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती है, सीएसएस में बाय डिफॉल्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं, जिसमें से एक कलर प्रॉपर्टी है। और वैल्यू क्या है कि मैं उस कलर को कौन सा कलर देना चाहता हूं। तो अब देखो करना क्या है, ये प्रॉपर्टी मुझे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सीएसएस में कलर का मतलब कलर ही होता है। मैं उसके अलावा अगर कुछ और लिख दूं तो वो काम नहीं करेगा। अगर मैं उसकी जगह अपना नाम लिख रहा हूं, वो नहीं काम करेगा। तो HTML और CSS है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, बट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी में सेव होती चली जाएगी और आपको ये चीज़ों को देखने की बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कलर कर क्या रहा है, जो कलर प्रॉपर्टी है वो बेसिकली कर क्या रही है, अगर हम लोग आउटपुट देखें तो कलर प्रॉपर्टी हम लोग के टेक्स्ट के कलर को चेंज कर रही है। तो सिंपल से इतनी ही बात हो रही है कि कलर प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने में मदद कर रही है, ठीक है। चलो ये तो था तरीका इनलाइन सीएसएस का, कि इनलाइन सीएसएस में क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स की मदद से हम लोग जो भी वैल्यूज देना चाहते हैं हम लोग वो वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा था हम लोग का इंटरनल सीएसएस। चलो अब इंटरनल सीएसएस की बात करते हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या है। तो इंटरनल सीएसएस बोलता है इनसाइड स्टाइल टैग इन एचटीएमएल हेड। अब देखो एचटीएमएल हेड ये हम लोग को कहाँ दिखता है, तो एचटीएमएल हेड हम लोग को दिखता है ये वाला। देखो हेड सेक्शन यहां से शुरू हुआ है और यहां आके खत्म हो गया, मतलब ये इतना बड़ा जो पार्ट है ये हेड सेक्शन है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे अगर इसमें स्टाइलिंग, इसके थ्रू स्टाइलिंग अप्लाई करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा। मैं यहाँ टाइटल के नीचे एंटर मारता हूँ, कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। मैं कहता हूँ स्टाइल टैग का यूज करो। स्टाइल टैग यूज किया मैंने। अब इसके अंदर मैं जो चाहूं मैं उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं, बट यहां अब थोड़ी सी चीजें हो जाएंगी चेंज। देखो मैं यहां बोलता हूं एक पी टैग बना रहा हूं और मैं लॉरेम दे रहा हूं, ठीक है। मैंने लॉरेम दे दिया, मतलब एक रैंडम टेक्स्ट दे दिया। ये चीज तो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अगर फिलहाल मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट बिल्कुल वैसा ही जैसे नॉर्मल दिखना चाहिए, जैसे एक HTML एलिमेंट रेंडर होता है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी मदद से इस पैराग्राफ को स्टाइल करूं। अब देखो हो क्या रहा है, एक चीज बहुत ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम लोग इस चीज पे, बहुत ही बेसिक चीज है कि मुझे बेसिकली बताना पड़ेगा कि भाई किस चीज को स्टाइल करो। जैसे मैंने जब इनलाइन CSS का यूज किया तो मैंने H1 टैग में उस एट्रीब्यूट को पास किया। इसका मतलब उस एलिमेंट को पता चल रहा है कि किसको स्टाइल करना है। H1 को पता चल रहा है कि मेरा कलर रेड होने के लिए वो मुझे कहा जा रहा है, तो वो अपने आप को रेड कलर में चेंज कर देगा। ऐसे ही जब मैं स्टाइल टैग में कोई भी चीज लिखूंगा तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भाई किसको मैं चेंज करवाना चाह रहा हूं, या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसमें मैं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवाना चाह रहा हूं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो होता है अपना सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या होता है, बेसिकली वो हम लोग को वो चीजें बताता है कि किसको हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि ये सिंटेक्स की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या चाहता हूं, इस पैराग्राफ को स्टाइल करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं कहता हूं पैराग्राफ को टारगेट करो सबसे पहले। तो मैंने पी टैग लिख दिया, क्योंकि पैराग्राफ तो पी टैग होता है। और इसको जब मैं टारगेट कर रहा हूं तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैं जो भी वैल्यूज देना चाहूं, जो भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज अप्लाई करवाना चाहता हूं, मैं वो यहां अप्लाई करवा सकता हूं। तो सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं तो सिलेक्टर का मतलब क्या है, मुझे टारगेट बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज के ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाना चाह रहा हूं। अगर मैं पी लिख रहा हूं और कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, इसका मतलब वो पैराग्राफ को टारगेट करने बोल रहा हूं। अगर मैं H1 कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं H1 को टारगेट करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। अब मैं इसको हटाता हूं फिलहाल, और पैराग्राफ में हम लोग ने जो एक बेसिक प्रॉपर्टी अभी देखी कलर प्रॉपर्टी, उसी का मैं यूज कर लेता हूं कि कलर, और कलर में देता हूं फिलहाल एक्वा, ठीक है। फिलहाल कुछ भी कलर दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोग का आउटपुट देखना है। तो देखो अगर आपकी आंखें चौंधिया नहीं रही होंगी तो आपको इसका कलर एक्वा कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोग की CSS है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। जो दोनों तरीके हम लोग ने देखे,
एक इनलाइन सीएसएस और एक इंटरनल सीएसएस, वो दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल उठे कि इसको इंटरनल सीएसएस क्यों कहते हैं। देखो, इसको तो मैंने मान लिया कि ये उसी लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इनलाइन सीएसएस हो गया। इसको इंटरनल क्यों कह रहे हैं? अब देखो, एक सिंपल सी बात है, ये कौन सी डॉक्यूमेंट है? ये हम लोग की HTML फाइल है। क्यों HTML फाइल है? क्योंकि जो इसका एक्सटेंशन है उसके लिखा है .html, मतलब ये एक HTML फाइल है, ठीक है। और उसी HTML फाइल में मैं CSS का कोड यूज कर रहा हूँ, मतलब उस HTML फाइल में ही मैं CSS कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हम लोग इंटरनली चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, और जब इंटरनली चीज़ों को चेंज कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंटरनल CSS। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है? अब मुझे देखना है कि एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं। अब देखो, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल CSS। तो अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि कुछ भी चीज़ हम लोग बाहर से लेके आने वाले हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा फाइल में क्रिएट करूंगा। कैसे करते हैं आओ चलो देखते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं यहां, स्टाइल नाम की। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब तक ये HTML फाइल थी तब तक मैं .html लिख रहा था, बट अब ये एक CSS फाइल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं सारा CSS का कोड लिखने वाला हूं। तो इसका मतलब मैं इसका एक्सटेंशन जो आपसे दूंगा वो होगा CSS। क्या मैं कुछ और दे सकता हूं? नहीं, आपको CSS ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कौन सी फाइल बन चुकी है? ये एक CSS फाइल बन चुकी है। मैं अपने HTML में एक और एलिमेंट को क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है बटन, और मैं कहता हूं लॉगिन। ठीक है, अभी फिलहाल आउटपुट देखो, देखो बटन बहुत ही गंदा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे हम लोग। तो अगर मैं कहूँ सेम एग्जैक्टली जैसे हम लोग इंटरनल CSS में लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं कहता हूँ मुझे बटन को टारगेट करना है। तो बटन टैग की स्पेलिंग तो ये होती है। ये एक सिलेक्टर हो गया कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ किसको स्टाइल करना है। तो मैंने उसको टारगेट किया, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दिया। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज मैं देना चाहता हूँ मैं वो वैल्यूज दूंगा। मैं कहता हूँ कलर इसका भी कर देना रेड। अब कलर हम मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फॉन्ट कलर की या टेक्स्ट के कलर की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट हम लोग का अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, कोई लिंक ही नहीं बनाया अब तक हम लोग ने। ये हम लोग की HTML फाइल है, ये हम लोग की CSS फाइल है। क्या इसमें कहीं कोई भी लिंक है? मुझे तो ऐसा कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। और जब अब तक कोई भी लिंक बना ही नहीं है तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने यहां कुछ लिख रखा है? तो उस चीज को करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं। देखो, इस स्टाइल टैग के नीचे या ऊपर जहां भी आप चाहें वहां आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं लिंक टैग, और देखो जैसे मैं लिंक लिख रहा हूं VS कोड अपनी पावर दिखाते हुए यहां मुझे सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है कि लिंक कोलन CSS। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा अगर, तो देखो इसने अपने आप ही सारी चीजें ले ली। ये बता रहा है कि रिलेशन क्या है इस लिंक का। बोलता है एक स्टाइल शीट है, मतलब मैं किस चीज को लिंक करना चाह रहा हूँ? एक स्टाइल शीट को लिंक करना चाह रहा हूँ, मतलब CSS फाइल को लिंक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, HREF मतलब किसी फाइल का पाथ, जो कि हम लोग ने एंकर टैग में देखा था, बिल्कुल उसी तरह। और अगर मैं चाहूँ, अगर ये कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग एक ही स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें, तो मैं यहाँ लगाऊंगा ./ और जैसे ही मैं ./ लगाता हूँ मुझे सारी फाइल्स के नाम दिखाई दे जाएंगे। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर नहीं देखा था तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि हम लोगों को अगर फाइल्स के नाम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? डॉट लगाऊंगा, स्लैश लगा दूंगा, तो जितनी भी फाइल्स होंगी अपने फोल्डर में वो सारे नाम इसके अंदर शो हो रहे होंगे, और मैं कहता हूं मुझे style.css को लिंक करना है। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कर दिया। तो अब यहां एक लिंक क्रिएट हो चुका है। अब जब लिंक क्रिएट हो गया तो क्या अब स्टाइल शो होगी? देखते हैं अपने आउटपुट में। तो अगर अब हम लोग आउटपुट देखें, देखो बटन का कलर भी रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत बेहतरीन, मतलब हम लोग ने तीनों तरीके देख लिए कि कैसे हम लोग एक CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। एक हम लोग ने देखा इनलाइन CSS के बारे में देखा, दूसरा हम लोग ने इंटरनल CSS के बारे में देखा, फिर हम लोग ने एट दी एंड एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करते हैं, ये चीजें भी हम लोग ने इसके अंदर देख ली। तो क्या इतना पार्ट आपको क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जिससे हम लोग एक स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। तो अब हम लोग ने देख लिया था कि कैसे CSS को ऐड कर सकते हैं। अब आगे जब मैं बढ़ता हूं तो आगे हम लोग के पास टॉपिक आता है CSS सिलेक्टर्स के बारे में। देखो, सिलेक्टर्स अभी जो हम लोग ने प्रीवियसली देखा वो देखा कि कैसे हम लोग उसको टारगेट कर पा रहे हैं, बट CSS में सिर्फ एक ही तरीका नहीं है टारगेट करने का। CSS में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं।
तो सिंपल सा ये जान के रखो कि सिलेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करना। देखो यहाँ लिखा है सिलेक्टर्स आर यूज टू टारगेट HTML एलिमेंट। मतलब CSS सिलेक्टर मतलब कि हम लोग जैसे ही मैं इसका नाम सुनता हूं CSS सिलेक्टर, इसका मतलब क्या है, वो एक HTML एलिमेंट को टारगेट करने की बात कर रहा है। बस इतना सिंपल सी चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं मैंने कहा, तो बेसिकली ये 5 तरीके हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर्स, अब और एट्रीब्यूट सिलेक्टर एट दी एंड। अब ये पांचों के 5 तरीके कैसे वर्क कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अब कोड में प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला अपना बात आती है यूनिवर्सल सिलेक्टर की। देखो बहुत ही छोटी सी लाइन लिखी है मैंने कि द यूनिवर्सल सिलेक्टर इन द CSS इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रिक, मतलब स्टार वाला जो सिंबल है अपना, उससे हम लोग डिनोट करते हैं, एंड मैचेस एलिमेंट ऑफ एनी टाइप अप्लाइंग स्टाइल टू ऑल एलिमेंट्स ऑन वेब पेज रिगार्डलेसली ऑफ द स्पेसिफिक टैग और हायरार्की। अब देखो बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं इसको बताऊं, तो इसको कोई भी मैटर नहीं करता है कि मैंने किसको टारगेट किया है किसको नहीं टारगेट किया है। जहां भी उसको एस्ट्रिक का सिंबल मिल रहा है, इसका मतलब वो पूरी वेबसाइट पे वो चीज़ों को अप्लाई कर देगा। कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ कोई दूसरी स्टाइल्स लगी हैं या नहीं लगी हैं। जैसे अब देखो मान लो, जैसे अभी हमारे एक रिक्वेस्ट थी, जैसे अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो वेब पेज है, उस पूरे वेब पेज का जो बैकग्राउंड है मैं उसको कर दूं ब्लैक। ठीक है, तो अब मैं वो कैसे करूंगा। देखो मैं एक्सटर्नल CSS में कोड लिखता हूं क्योंकि अब लिंक्स तो हो चुके हैं हम लोग के सारे। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसका मतलब मैं एस्ट्रिक सिंबल का यूज करूंगा। ठीक है, मैंने एस्ट्रिक लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, बहुत बढ़िया, ये तो हम लोग का सिलेक्टर था। अब अगर मैं लिख दूं कि बैकग्राउंड कलर, देखो जो कलर प्रॉपर्टी थी वो हम लोग की काम कर रही थी, किस लिए, वो हम लोग की काम कर रही थी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। बट जो बैकग्राउंड कलर है वो किसी भी का बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए काम आ रहा है। जैसे ही नाम ही उसका सजेस्ट करता है कि बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दो, मैं कहता हूं बैकग्राउंड के कलर को कर देना ब्लैक। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, तो हम लोग का पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब अब चीजें हम लोग को आंखों में चुभ भी नहीं रही हैं। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। इसके बाद अगर मैं कलर प्रॉपर्टी दे दूं तो क्या होगा, कलर को प्रॉपर्टी देते हैं वाइट। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट देखो चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये चीज को अप्लाई करवाई है। कुछ होता है कि कुछ इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है किसी चीज की, और किसी चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होती है, तो वो कैसे वर्क करता है वो भी उसके ऊपर बात करेंगे। बट फिलहाल यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या है कि हर एक चीज को वो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स दे देगा। एस्ट्रिक सिंबल का यूज करो, मैं चाहता हूं पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, एस्ट्रिक सिंबल का यूज करो। मैं चाहता हूं पूरी वेबसाइट में जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सबके कलर व्हाइट हो जाए, इस सिंबल का यूज करो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रोल प्ले करता है अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, चलो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गई। इसका यूज केस भी समझ में आ गया हम लोग को कि जब भी हम लोग को पूरी वेबसाइट में अप्लाई करवाना है, तो मैं सिंपल सा एस्ट्रिक का सिंबल यूज करके यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरह उसको दे सकता हूँ। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट सिलेक्टर जो आता है वो है अपना एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर बेसिकली जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे वही है। द एलिमेंट सिलेक्टर इन CSS इज यूज टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर नेम। बस इतने में ही बात खत्म हो गई, आगे की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने लिख रखा है यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट आप ये नोट्स के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जो आपको नोट्स डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन ने जो इतना लिखा है, इतनी ही बाद में सारी चीजें क्लियर हैं कि जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उसके नाम से वही होता है एलिमेंट सिलेक्टर। तो अगर मैं अपने कोड में देखूं, तो अब तक मैं वही तो करते आया हूं। देखो एलिमेंट का नाम बटन था, मतलब जो भी अपना HTML टैग था उसका नाम बटन था, मैंने उसका नाम लिखा और मैंने उसको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी। अगर मैं इंटरनल की बात करूं, देखो इंटरनल में भी पी टैग का यूज किया, और पी टैग में मैंने बोल दिया कलर एक्वा कर देना। तो इसका मतलब जो ये तरीका है, ये कौन सा तरीका है, ये एलिमेंट सिलेक्टर वाला तरीका है। मतलब हम लोग इससे एलिमेंट के नाम देके डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 2 तरीके देख लिए, एक तो यूनिवर्सल सिलेक्टर और दूसरा अपना एलिमेंट सिलेक्टर। तीसरा तरीका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तीसरा तरीका जिसका नाम है क्लास सिलेक्टर। अब अगर आपने मेरी HTML वाली वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ क्लासेस और आईडी नाम की चीजें होती हैं, बट वो हम लोग CSS के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो वही चीज अब पढ़ने का समय आ चुका है
तो पहले जानते हैं क्लासेस क्या होता है। देखो, a classes selector is a css used to select html element based on their class attribute। देखो, इसका मतलब ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट। इसका मतलब पहली चीज जो क्लियर होनी चाहिए कि क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे, मैं बोलता हूं यहां मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूं, या एक बटन नहीं, मैं कह देता हूं यहां मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूं, जो फिलहाल लिंक्स तो कहीं नहीं रहेगा, और मैं कह देता हूं होम। ठीक है, लिंक फिलहाल हम लोग कहीं भी नहीं दे रहे हैं फिलहाल। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक क्लास है, और क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो मैं यहां क्या कहता हूं, स्पेस दूंगा, और मैं क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड करवाऊंगा। एट्रीब्यूट हम लोग कैसे लिखते हैं, जो भी एट्रीब्यूट का नाम है वो इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, चलो ये तो दे दिया। अब इसमें मैं वैल्यू क्या दूंगा। अब देखो, क्लासेस में हम लोग जो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं हम लोग वो वैल्यूज दे सकते हैं। मैं चाहूं अपना नाम लिख दूं, मैं चाहूं किसी और का नाम लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने अभिषेक लिख दिया उसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्या इसको क्लास दे दी, हाँ इसको एक क्लास नाम की वैल्यू मिल चुकी है, जिसमें उसको वैल्यू क्या एक्सेस होगी, अभिषेक एक्सेस होगी। ठीक है, चलो ये चीज तो ठीक है। अब इसका काम कहाँ आता है, इसका काम बेसिकली आता है हम लोग के स्टाइलिंग करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को एक्स्ट्रा पहचान देने के लिए। अब देखो, टारगेट में कैसे कर सकता हूं, या तो मैं टैग का नाम लिख दूंगा, या तो मैं किसी यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लूंगा। बट देखो, अपनी वेबसाइट में हो सकता है बहुत सारे एंकर टैग यूज हो रहे हो, बहुत सारे बटन्स यूज हो रहे हो, और मैं चाहता हूं हर एक चीज पे अलग अलग तरह की स्टाइलिंग हो। तो एक यूनिक पहचान देने के लिए मैं या तो क्लासेस यूज करता हूं, या तो हम लोग आईडी का यूज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताता हूं। देखो, फिलहाल मैंने क्लास दिया, बहुत बेहतरीन। अब आगे भी वहां एक लाइन लिखी थी, which is defined using CSS attribute in HTML and prefixed with a period, मतलब एक डॉट इन द CSS रूल। अब देखो, मुझे अगर इस एलिमेंट को टारगेट करना है, तो अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ए टैग लिखूंगा मैं, और ए टैग की मदद से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका गलत नहीं है, बट जो अभी मैंने प्रॉब्लम बताई कि हो सकता है अपनी वेबसाइट में बहुत सारे एंकर टैग हो। अब ये करेगा क्या, जो ये तरीका है, हर एक एंकर टैग पे वो स्टाइलिंग को अप्लाई कर देगा। बट मैं चाहता हूं नहीं, जो सिर्फ होम जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी पे मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने उसको एक क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया। अब क्लास से क्या हुआ, उसको एक यूनिक पहचान मिल चुकी है। अब क्या होगा, अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा उस पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लास हो सकता है बाकी लोगों के पास नहीं होगी। अब मैं टारगेट कैसे करूं, क्या मुझे यहां अभिषेक लिखना पड़ेगा? तो टेक्निकली देखें तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नॉर्मली जो भी मैं चीजें लिख रहा था वो तब लिख रहा था जब एक टैग होता वो, पर ये टैग नहीं है, ये एक क्लास है। तो मुझे कैसे मैं करूंगा इसको टारगेट, बेसिकली जो भी क्लास का नाम है उसके आगे डॉट लगा दो। जैसे मैंने भी क्लास का नाम अभिषेक दिया था, तो मैंने यहां कर दिया डॉट अभिषेक, और उसके आगे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूं। अब जो भी स्टाइलिंग मैं इसके अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, वो स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एंकर टैग को ही मिलने वाली है। जैसे मैं कह देता हूं इसको कलर येलो। ठीक है, चलो कलर येलो दे दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट देखो येलो आ रहा है, बहुत बेहतरीन। तो अब मैं कहूंगा क्या मैं अगर एक और एंकर टैग बना सकता हूं। देखो, मैंने एक और एंकर टैग बना लिया। अब अगर मैं इसका नाम दे दूं अबाउट, इसका आउटपुट देखें तो देखो, अबाउट वाले जो एंकर टैग था उसमें कोई भी तरह की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ होम वाले एंकर टैग में ही अप्लाई हो रही है। क्यों, क्योंकि जो मैंने इसको टारगेट किया, तो टारगेट मैंने इसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से किया था, ना कि उसके नाम से। तो ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है क्लास एट्रीब्यूट आपके CSS की स्टाइलिंग में। तो ये हम लोग को एक यूनिक पहचान दे रहा है HTML एलिमेंट को। तो जब CSS में जो हम लोग के क्लासेस हैं वो एक यूनिक पहचान दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आईडीज भी यूज होती हैं एक यूनिक पहचान देने के लिए। देखो, CSS ID selector is used to target a unique element on web pages by reference its ID attribute, which must be a unique within the document. It is defined by prefix the ID value with the hash symbol। अब देखो, बहुत ही सिंपल चीज है,
बस यहाँ एक छोटी सी चीज है जो डिफरेंस है कि क्लासेस क्या है और आईडी क्या है, उस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको मैं क्लास एट्रीब्यूट की जगह मैं देता हूं एक आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है। अब आईडी क्या होती है? एक यूनिक चीज होती है। जैसे एक हम लोग चीज मान सकते हैं, क्लास क्या है हम लोग की, जैसे स्कूल में क्लास होती है, हम लोग मान लीजिए 7th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 7th क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ये चीज तो पता है। मतलब हर एक जो स्टूडेंट है उसके पास वो वैल्यू जाएगी किसका नाम की, क्लास 7th नाम की, क्योंकि वो क्लास 7th का स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट हर एक स्टूडेंट की जो अपनी आईडी कार्ड होगी, उस हर एक स्टूडेंट के आईडी कार्ड में अलग अलग रोल नंबर्स लिखे होंगे। तो वो जो रोल नंबर्स हैं वो सबके यूनिक वैल्यूज हैं। अगर मैं कह रहा हूं क्लास 7th आके ऑडिटोरियम में आके खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब क्या है? क्लास 7th के जितने भी लोग होंगे सब आएंगे ऑडिटोरियम में आके खड़े हो जाएंगे। बट अगर मैं ये कह दूं कि क्लास 7th का रोल नंबर 6 जो भी है वो आके ऑडिटोरियम में खड़ा हो जाए, तो पूरी की पूरी क्लास नहीं आएगी, सिर्फ एक और एक अकेला बंदा ही आने वाला है। क्योंकि क्लास 7th में रोल नंबर सिर्फ 6 नाम का तो नहीं, रोल नंबर 6 से सिर्फ एक ही बंदा होगा और वो आके ऑडिटोरियम में खड़ा होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो अब अगर मैं इसको वेब डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो कैसे इसको यूज करें? अब देखो, जैसे हो सकता है एक जैसी स्टाइलिंग मुझे बहुत जगह यूज करनी है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में आप बटन्स बना रहे हैं और बटन्स बहुत जगह यूज हो रहे हैं, पर सबकी जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं हर बार नई नई क्लास डिफाइन करूंगा? क्या मैं हर बार नई नई आईडीज डिक्लेयर करूंगा, हर बार उसको स्टाइल करूंगा? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब एक ही स्टाइलिंग बार बार यूज हो रही है तो मैं क्या करूंगा? उसको एक यूनिक क्लास दे दूंगा। ठीक है, उसको एक बार स्टाइल कर लूंगा। ठीक है, और उसको जब जब मैं यूज करूंगा तब तब मैं उसको वही क्लास प्रोवाइड करता जाऊंगा। मैं कहता हूं यहां मैं एक और एंकर टैग क्रिएट करना चाहता हूं, और ये है ब्लॉग के लिए। अब मैं इसको कहता हूं इसको सेम स्टाइलिंग मिल जाए जो होम के पास थी। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा यहां एक क्लास दे दूंगा इसको, और क्लास दे दूंगा अभिषेक। क्यों? क्योंकि ये क्लास और ये क्लास दोनों सेम है। मान लो ये एक ही क्लास के दो बच्चे हैं, तो अगर मैं देखूं आउटपुट में, देखो होम के पास और ब्लॉक के पास बिल्कुल सेम डिजाइन आ रही है। बट आईडी में आप लोग ये गलती मत करना, आईडी पूरे वेब पेज में एक ही होगी। आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहलाती है। ठीक है, तो मैं आईडी को क्या कह देता हूँ? आईडी को मैं कह देता हूँ कुछ भी दूसरा नाम देते हैं, कोड की पाठशाला। ठीक है, मैंने इसको ये नाम दे दिया, आईडी में एक ये नाम दे दिया। अब मैं चाहूं तो इसको कॉपी कर लूंगा। अब जैसे हम लोग क्लास को सिलेक्ट कर रहे थे, तो क्लास को सिलेक्ट करते वक्त हम लोग डॉट का यूज कर रहे थे, बट आईडीज को सिलेक्ट करते वक्त हम लोग हैश का यूज करते हैं। हैश जो भी अपनी आईडी का नाम था और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स, बस इतना सिंपल सा काम था। अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मैं देना चाहूँ वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज दे सकता हूँ मैं। तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो यहाँ मुझे ग्रीन कलर में चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, जो कि अभी फिलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता हुआ मुझे दिख रहा है। इसका मतलब जो हम लोग के सिलेक्टर्स थे, जो आईडी सिलेक्टर था, वो आईडी सिलेक्टर हम लोग का बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हम लोग आईडी से भी टारगेट कर पा रहे हैं, हम लोग क्लासेस से भी टारगेट कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग उस पर्टिकुलर टैग के नाम से भी टारगेट कर पा रहे हैं। अब एक जो आखिरी चीज बचती है वो बचती है एट्रीब्यूट्स की मदद से। अब मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के हिसाब से वो चीजें आ जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, बहुत ही सिंपल होती हैं ये सारी चीजें। जैसे जो भी एट्रीब्यूट पे मुझे टारगेट करना है, मुझे उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब कैसे करें वो चीज? देखो, यहां मैं HTML पे वापस आता हूं, यहां मैं एक और एंकर टैग बनाता हूं। ठीक है, फिलहाल भी बहुत सारे एंकर टैग्स हो रहे हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां बोलता हूं कॉन्टैक्ट। ठीक है, और मैं इसको एक मान लो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करा देता हूं जिसका नाम है क्लास, जो कि हम लोग ने ऊपर भी बनाया। और इसको मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट, मतलब क्लास के अंदर वैल्यू क्या दे दी मैंने? टेक्स्ट दे दी। अब देखो, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्लास के तौर पे भी टारगेट कर सकता हूँ कि डॉट टेक्स्ट लिख के मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ नहीं, जिस भी एंकर टैग के पास ये एट्रीब्यूट होगा सिर्फ उसी को टारगेट करना। तो देखो, इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा है कि पहले मैंने टैग का नाम लिखा, ठीक है, और उसके अंदर
मैं एट्रीब्यूट का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैं कह रहा हूँ एंकर टैग है, एंकर टैग में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को टारगेट करना है, तो मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अब क्या करूंगा, अब मेरे कौन सा एट्रीब्यूट था, मैं कह रहा हूं वो जो मैंने एट्रीब्यूट दिया था वो था क्लास नाम से। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब फिलहाल इतना पार्ट क्या करेगा, हर एक एंकर टैग जिसके पास क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा वो उस चीज को टारगेट कर रहा होगा। मतलब फिलहाल ये किस किस चीज को टारगेट कर रहा है, ये एक एंकर टैग है, क्या इसके पास क्लास एट्रीब्यूट है, जी हाँ है, मतलब ये इसको टारगेट कर रहा है। सेकंड वाला, क्या इसके पास क्लास है, नहीं इसके पास तो क्लास नहीं है, तो ये इसको टारगेट नहीं करेगा। और नीचे के जो दोनों हैं इन दोनों के पास ही क्लास एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये दोनों टैग्स को टारगेट कर रहा होगा। बट मैं चाहता हूं सिर्फ ऐसी क्लास जिसकी वैल्यू टेक्स्ट हो, तो मैं यही सेम चीज यहां लिख दूंगा कि इक्वल्स टू डबल कोट्स में वैल्यू में देता हूं टेक्स्ट, और आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि एंकर टैग को टारगेट करना जिसका एट्रीब्यूट क्लास होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, टेक्स्ट नाम से। तो इसको दे देना कलर, और कलर कुछ अलग सा कलर ढूंढते हैं, ब्लू कलर मान लेता हूं मैं। चलो, अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, तो देखो मुझे कॉन्टैक्ट जो है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखा आपने कैसे हम लोग 4 या 5 तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग ने यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा, हम लोग ने HTML सिलेक्टर देखा, उसके बाद हम लोग ने क्लास आईडी, और उसके लास्ट में हम लोग ने देखा एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में। ये 5 तरीके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके थे, और मोस्टली इंटरव्यू पार्ट में ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं लोग। क्यों, हालांकि ये इंटरव्यू को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए लाते हैं, क्योंकि बहुत से कम लोग इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं। बट आपको एज अ डेवलपर इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कौन सा इंटरव्यू में आपको चीज़ें पूछ ली जाए, उसके लिए आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेक्टर्स प्रेसिडेंस के बारे में। मतलब कि अभी जो मैं बात कर रहा था, जैसे अभी हम लोग ने यूनिवर्सल सिलेक्टर में एस्ट्रिक सिंबल का यूज करने के बावजूद जब मैंने उसमें कलर प्रॉपर्टी दी, तो वो कलर वाइट उसने सब चीज़ को नहीं बदला। अब क्यों नहीं बदला, उस सवाल का जो जवाब था वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको मिल रहा होगा। तो चलो इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जितने भी तरीके थे ना हम लोग के CSS को अप्लाई करने के, सबकी कुछ ना कुछ पावर है, सबकी कुछ ना कुछ अपनी एक हायरार्की है। अब कैसे है, देखो, जो भी स्टाइल्स मैं इनलाइन CSS का यूज करके दिख रहा हूं उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं एक सिंगल टैग को 2 स्टाइलिंग्स दे दूं, इनलाइन CSS से भी, और मान लो इंटरनल से दे दिया या एक्सटर्नल से दे दिया, किसी से भी दे दिया, वो सिर्फ इनलाइन CSS की ही बात सुनेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इंटरनल CSS में कोई स्टाइल दे रखी है या एक्सटर्नल CSS में कोई स्टाइल दे रखी है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उन सारी चीजों से। वो सिर्फ किस चीजों को देखेगा, वो सिर्फ इनलाइन CSS को देख रहा होगा, क्योंकि वही उसके सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, तो ये चीज तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सेकेंड, अब बात करते हैं कि आईडी सिलेक्टर्स और क्लास सिलेक्टर्स में। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वापस से चीजों को क्लैश करवाते हैं। मान लो एक ही HTML एलिमेंट है, उसको मैंने आईडी भी दे रखी है, उसको ही मैंने क्लास भी दे रखा है। चलो ये तो दे सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत क्या है, अब एक स्टाइलिंग में दे रहा हूं क्लास की मदद से, एक स्टाइलिंग में दे रहा हूं आईडी की मदद से, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको देखूं। तो अब वो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसका बिहेवियर ऐसा बनाया गया है कि वो सबसे पहले आईडी को ही देखेगा। वो बोलेगा मैं सिर्फ आईडी को देखने वाला हूं, क्लास जाए तेल लेने, मुझे क्लास से कोई मतलब नहीं है, मैं क्लास से ऊंचाई पर रहता हूं, क्लास मेरे नीचे है, मैं क्लास से ऊपर हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आईडी को ही टारगेट करेगा। वो कहेगा जो भी चीजें मुझे आईडी से मिल रही है वो चीजों को मैं रीड करूंगा और वो चीजों को मैं अप्लाई करूंगा। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं, तो अगर मैंने उसी एलिमेंट को इनलाइन CSS की मदद से अगर स्टाइल कर दिया है, तो क्या होना चाहिए, जवाब सोचिए और बताइए मुझे कि जवाब हो क्या सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईडी की तो पावर ज़्यादा है, तो आईडी ही आने वाला है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ गलत हैं। क्योंकि देखो, जो पावर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आईडी और क्लास के बीच में है। क्लास और आईडी में से आईडी की पावर ज़्यादा है। बट इन सब में का जो बाप है वो कौन बैठा हुआ है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के आगे सब पानी कम चाय है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनलाइन CSS जैसे ही आएगा उसके आगे किसी की भी बोलती नहीं निकलने वाली है।
ठीक है, ये चीज हो गई। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर की जो प्रायोरिटी है वो जो चेला चावड़ लोग हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, उन लोग से ज़्यादा है। मतलब जो भी मैं डायरेक्टली टारगेट कर रहा था कि मैंने H1 देके डायरेक्ट टारगेट कर लिया, पी टैग की मदद से डायरेक्ट टारगेट कर लिया, उन सब से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने क्लास सिलेक्टर की होती है। मतलब अगर मैं एक ही H1 को टारगेट कर रहा हूँ और एक क्लास देके उसी चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करेगा जो कि क्लास सिलेक्टर्स की मदद से हम लोगों ने की होंगी, ना कि उसके एलिमेंट सिलेक्टर से। ठीक है, बट एक ऐसा शख्स जो आते ही सारे रूल्स भूल जाते हैं, वो है इंपॉर्टेंट वाला रूल, एक्सक्लामेशन मार्क इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, देखो अब इसका आउटपुट हम लोग कोड में देखते हैं। देखो, अब अगर मैं कोड में देखूं, ये हम लोग का कोड है। अभी मैंने यहाँ एस्टेरिक सिंबल मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से मैंने कलर वाइट दिया था, बट अगर मैं आउटपुट देखूं अपने ब्राउजर में, तो यहाँ अभी भी कलर बहुत ही अजीबोगरीब आ रहा है, जो जो मैंने अलग अलग स्टाइल्स में दे रखे थे उसमें। अब अगर मैं कलर के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूं और लिख दूं इंपॉर्टेंट, तो उससे होगा क्या? अब देखो, जैसे ही मैंने किया, सारी चीजें वाइट कलर में चेंज हो चुकी हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो कहीं और से स्टाइलिंग अप्लाई हो रही हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये इंपॉर्टेंट टैग लगता है, इसका मतलब भूल जाओ सारी चीजें, कौन कितना इंपॉर्टेंट था, कौन कितनी इंपॉर्टेंस नहीं थी किसी चीज की। हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ इसी को ही रीड करेगी। ठीक है, इसका मतलब वो बताता है कि हर एक चीज को भूल जाओ, अब मैं ही इंपॉर्टेंट हूं। कोई मैटर नहीं करता आपने क्लास के अंदर लिखा है, आईडी के अंदर लिखा है, इनलाइन सीएसएस लिखा है, कहीं भी लिखा हो, वही चीज अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इतने सिंपल सी चीज हम लोग को बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टैग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला पार्ट भी अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चन से होती है कि डिफरेंस क्या है इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस में, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी कम है। और अगर मैं किसी स्टाइल अप्लाई करवाना चाहता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट रूल कैसे ओवरराइड कर रहा है बाकी सारे रूल्स से, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, और जो कि पर्टिकुलरली टेक्स्ट स्टाइलिंग के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब सारी चीजें हम लोग कोड में देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अब चलने वाली हैं, तो एक एक करके हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज अब आपको सीखने मिलेंगी, तो उसके आउटपुट बेस्ड हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। चलो, तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज के अंदर इन कुछ जो स्टाइलिंग्स हैं हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग फॉन्ट फैमिली का यूज करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट। अब ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, एक एक करके हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉन्ट फैमिली के बारे में। अब फॉन्ट फैमिली बेसिकली हम लोग के फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करती है। कैसे करती है? चलो, फॉन्ट फैमिली सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ वन और मोर देन फॉन्ट फैमिली नेम्स और जेनेरिक फैमिली नेम्स फॉर द सिलेक्टेड एलिमेंट। चलो, देखते करता क्या है। अब मैं देखो चाहता हूँ, मैं पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट है, जो फिलहाल मैंने यहाँ लिख रखा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ इसका स्टाइलिंग जो है, फॉन्ट का जो तरीका है, वो चेंज हो जाए। तो वो मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं बोलता हूँ फॉन्ट फैमिली। जैसे मैं फॉन्ट फैमिली लिखता हूँ, वीएस कोड हम लोग को बहुत सारे सजेशन दे रहा है। मैं इसमें से जो भी चूज करना चाहूँ मैं वो चूज कर सकता हूँ। मैं ये गिल सैंस यूज करता हूँ। देखो, अब अगर मैं आउटपुट देखूंगा, तो देखो इसकी पूरी जो स्टाइलिंग है, वो पूरी स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। मतलब बेसिकली हम लोग को फॉन्ट को चेंज करने में मदद कर रहा है। तो फॉन्ट फैमिली बेसिकली किस लिए काम आ रहा है? फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए काम आ रहा है। इतना सिंपल सी चीज आपको याद रखनी, खाली फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट की चीजों को, स्टाइल को चेंज करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली तो बहुत ही इजी था, इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो हलवा चीज थी। तो हाँ, सीएसएस भी हलवा ही है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी? फॉन्ट स्टाइल। जैसे फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज हाउ टेक्स्ट लुक बाय मेकिंग इट नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। अब देखो सेम चीज, बहुत ही इजी है ये तो। अब इसमें हो क्या रहा है? अब अगर मैं किसी भी चीज की स्टाइलिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर में बात करते हैं, जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सबकी चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल में अगर मैं इटैलिक कर दूं, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। हर एक चीज थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी और सारी चीजें इटैलिक में रहेंगी।
अगर मैं नॉर्मल करता हूं तो क्या होगा, नॉर्मल में तो जैसे बाय डिफॉल्ट में रहता है बिल्कुल वैसा ही चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं ऑब्लिक कर दूं तो क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग की चीजें थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती हैं। तो ये क्या है, तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं और हम लोग का आउटपुट दिख जाता है। बेसिकली आप इटैलिक का यूज कर रहे होंगे और नॉर्मल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट सारी चीजें नॉर्मल में ही रहती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फॉन्ट स्टाइल की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होती है। बहुत ही ईजी है ये तो। चलो, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की थोड़ी और टाइपोग्राफी से रिलेटेड आती है। पहला आता है फॉन्ट वेट। अब देखो, फॉन्ट कितना बोल्ड होना चाहिए या कितना पतला होना चाहिए, ये चीज को डिसाइड करने के लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट नाम से। देखो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग यूज करते हैं। यहां सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस फाइल को मैं एक अलग से निकाल लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं फुल स्क्रीन पे ताकि मैं स्विच करने में मुझे आसानी हो। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं। अब अगर मैं देखूं, मैं यहां कहता हूं कि फॉन्ट वेट नहीं, चलो इसको नहीं, यूनिवर्सल सिलेक्टर में नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर एंकर टैग जिसकी आईडी कोड की पाठशाला है, चलो इसको टारगेट करते हैं। आईडी कोड की पाठशाला है, हाँ बिल्कुल, देखो हैश टैग का यूज किया मैंने। मैं कहता हूं फॉन्ट वेट। अब देखो इसके अंदर हम लोग इतनी सारी वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब 100 से लेके 900 तक, और तीन चार प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा, मतलब बोल्ड, बोल्डर, लाइटर और नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल देखे कोई मतलब नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल ही रहता है। अगर मैं 100 चूज करता हूं, मतलब फॉन्ट का वेट बहुत ही ज्यादा पतला रहेगा। अभी फिलहाल पहले से ही वो पतला है तो उसमें और कितना ही पतला होगा। अगर मैं 900 दे दूं तो क्या होगा, देखो अबाउट अब काफी बोल्ड दिखता हुआ दिख रहा है हम लोग को। जिससे मतलब 900 से मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम सबसे ज्यादा बोल्ड जो भी वैल्यू हो सकती है उसको एकदम बोल्ड बना दो। तो 900 क्या है, एकदम बोल्ड वैल्यू है। अगर मैं 500 दे रहा हूं तो बोल्ड तो रहेगा पर कुछ ज्यादा बोल्ड नहीं रहेगा, कुछ हल्का सा चेंजेस लेके आएगा, जो कि फिलहाल हम लोग को इसमें विजिबल भी इतना क्लियर नहीं है। बहुत ही माइनर से चेंजेस वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज की बात करूं जो कि है बोल्डर, अब अगर मैं देखूं, देखो ये वापस से बोल्ड हो चुका है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहे 100 से लेके 900 तक वैल्यू दे सकते हैं, या तो बोल्ड, बोल्डर और लाइटर जैसी वैल्यूज का आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके फॉन्ट को बोल्ड और लाइट करने में मदद कर रहे हैं। जैसा आपको बोल्डनेस चाहिए आप उतनी वैल्यूज ज्यादा बढ़ा दीजिए, जितनी कम बोल्डनेस चाहिए उतनी कम वैल्यूज दे दीजिए। इतना सिंपल तरीके से ये काम कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लाइन हाइट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है। अब लाइन हाइट इन स्पेसिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखो कैसे करता है, मैं कहता हूं सबसे पहले मेरा पैराग्राफ मैंने यहां टारगेट किया था इंटरनल में। मैं कहता हूं इसके बीच में जो लाइन है, इसकी लाइन का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं कैसे चाहता हूं, मैं यहां लिखूंगा कि पैराग्राफ में जो लाइन हाइट है, लाइन हाइट मैं इसको कर देता हूं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल्स क्या है, बेसिकली अपने CSS की यूनिट्स हैं जो हम लोग को बता दे क्या साइज होना चाहिए। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो इन लोग के बीच में काफी ज्यादा स्पेसिंग आ चुकी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं, 200 की जगह मैं सिर्फ 20 कर दूं, अब मैं अगर आउटपुट देखूं तो अब थोड़ी सी ही स्पेसिंग है। इसको अगर मैं माइनस में वैल्यू दे दूं तो देखो अब स्पेसिंग कम होना शुरू हो गई है। 200 की जगह मैं कहता हूँ 50 -50, देखो स्पेसिंग और कम होती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है, मैं इसके स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं 60 दे दूं, देखो 60 आ चुका है अब। तो जिससे हम लोग जितनी भी स्पेसिंग में देना चाहता हूं वो मैं स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट्स। अब आप लोग सोच रहे कि ये सब चीजें यूज कहाँ होती हैं, बट ट्रस्ट मी जैसे ही हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको ये सारी चीजों का यूज केस समझ में आ जाएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ चीजें कहाँ यूज हो रही थी और चीजें कैसे सेंस कर रही थी। बस हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम है फ्लेक्स प्रॉपर्टी, और बॉक्स मॉडल के बारे में जान रहे होंगे। जैसे ही वो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML CSS के ऊपर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टी थी। आगे जो प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग। अब जैसे
जो लाइन हाइट थी वो दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग की बात कर रहा है। तो लेटर स्पेसिंग क्या डिस्क्राइब करता है कि वो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग की बात कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ लेटर स्पेसिंग लिख दूं और लिख दूं 12 पिक्सल या 10 पिक्सल, अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो हर एक लेटर के बीच में काफी ज्यादा गैप आ चुका है। और ये किसकी मदद से आ रहा है? ये हम लोग के इस लेटर स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी की मदद से आ रहा है। हो सकता है अगर आप वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग आपको देखने में मिली होगी, बट वो और भी ज़्यादा एनहेंस्ड वर्जन में रखते हैं ताकि वो दिखने में काफ़ी अच्छी लगे। बट फिलहाल ऐसी स्टाइलिंग्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी, और कहाँ कहाँ दिखेंगी वो भी हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जो एक अच्छी वेबसाइट होगी उस अच्छी वेबसाइट को क्लोन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि फॉन्ट और टाइपोग्राफी से रिलेटेड थी। अब हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड, कि टेक्स्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये चीज़, मैं कह सकता हूँ कि देखो मैं यहाँ से टारगेट करता हूँ अपने H1 एलिमेंट को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट जो अपना आउटपुट है H1 अपने लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं। मैं चाहता हूं या तो ये सेंटर में आ जाए या तो इस राइट कॉर्नर में आ जाए। अब वो चीज़ को मैं कैसे अचीव करूंगा? उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट अलाइन लिखता हूं, देखो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। अगर मैं सेंटर कर दूं तो जाहिर सी बात है जैसा वो नाम बता रहा है तो वो सेंटर में आ जाएंगी चीज़ें। अगर मैं यहां कर दूं एंड, तो इसका मतलब वो चीज़ें राइट कॉर्नर में ले जाके रख देगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट अलाइन बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि टेक्स्ट को अलाइन कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, स्टार्ट में रखना है या एंड में रखना है। अब अगर मैं स्टार्ट लिख दूं, अगर मैं स्टार्ट लिख देता हूं, तो हम लोग जानते हैं ये कहाँ ले जाएगा, वापस से इसको लेफ्ट कॉर्नर में। इसका मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा से। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट ही होगी। ठीक है, तो ये तो काम था अपनी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का। देखो वही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर, ये भी हम लोग दे सकते हैं। चलो ये भी देख के देख लेते हैं हम लोग कि मैंने स्टार्ट की जगह लिख दिया यहाँ राइट। अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो सेम पार्ट, या तो मैं स्टार्ट लिख दूं या तो एंड लिख दूं, या तो मैं राइट लिख दूं या तो लेफ्ट लिख दूं, जो भी चीज़ आपको उस पॉइंट पे याद आ रही होगी आप वो लिख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है कि आपको स्टार्ट या एंड ही लिखना है या लेफ्ट या राइट ही लिखना है। जो भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, जब तक आपका काम चल रहा है तब तक आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ईजी ईजी प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद लास्ट में क्या है, टेक्स्ट शेडो। अब देखो बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये। फिलहाल मैं इस चीज़ को कह देता हूँ कि तुम भाई सेंटर में रहना। ठीक है, और मैं बोलता हूँ टेक्स्ट शैडो तुम अपने आप को लेके आ जाओ। देखो अब टेक्स्ट शैडो की जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करवानी पड़ती है। कैसी वैल्यूज़ प्रोवाइड कराऊंगा? मैं पहले कहता हूँ 10 पिक्सल। अगर मैं आउटपुट देखूँ फिलहाल, तो आउटपुट अभी बहुत अजीब सा होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? शैडो है तो शैडो तो होनी चाहिए। मुझे यहाँ एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज देनी पड़ती हैं। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो ये कुछ क्लोन होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? 10 पिक्सल मतलब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कि मैं कितना उससे शिफ्ट होना चाहता हूं। तो मैंने जब 10 पिक्सल लिखा तो वो 10 पिक्सल हल्का सा यहाँ आगे शिफ्ट हो गया। और जब मैं 20 पिक्सल बोल रहा हूँ तो वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है कि टॉप बॉटम में मुझे कहाँ शिफ्ट होना है। जब मैंने 20 बोला तो वो उसने अपने आप को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब पर इसको इस शैडो की तरह तो दिख नहीं रहा है। अब मैं देता हूँ ब्लरी इफेक्ट। अभी तक तो देखो ये ऐसा लगता है कि मैंने इसको कॉपी कर दिया है, पर अगर वो ब्लर हो जाए तो वो बिल्कुल शैडो की तरह दिखेगा। तो मैं ब्लर वैल्यू दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। तो अब अगर हम देखें तो देखो एकदम ब्लर वाला पार्ट दिख रहा है। अब ये ब्लर वाला पार्ट ही हम लोग को एक शेडो वाला इफेक्ट देता है। फिलहाल मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है, यहाँ मैं 20 की जगह 10 कर दूंगा। अब अगर मैं देखूं तो कैसा एक हल्का सा शेडो इफेक्ट वाला चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। और लास्ट में मैं चाहूँ तो मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ। मैंने ग्रे दे दिया तो ये और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो ये और भी ज़्यादा देखने में और अच्छा भी लग रहा है। मैं अगर इसको रेड दे दूँ तो ये रेड कलर का शेडो हो जाएगी।
देखो, तो ये चीज़ों को हम लोग चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो रहा है सीएसएस में। जो भी वर्ड्स हम लोग, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं बेसिक, वही वर्ड्स को हम लोग को दिमाग में रखना है और वही वर्ड्स को यूज़ करना है, बस। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हम लोग ने देख लिया। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ें जा रही हैं अभी तक। अब अगर मैं आगे देखूं तो टेक्स्ट स्टाइलिंग की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सारी चीज़ें हम लोग इसी में देख रहे होंगे। देखो, यहाँ दो प्रॉपर्टीज फिलहाल यहाँ रिपीट हो चुकी हैं, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट शैडो। तो इस चीज़ को तो हम लोग जान चुके हैं। यही दो प्रॉपर्टी है जो हम लोग को एक्स्ट्रा जाननी है। पहला है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो अब देखो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली टेक्स्ट को चेंज करने के लिए काम आ जाता है। देखो, अलाइन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अभी तक देखो ये क्या था, कैपिटल केस में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको, इसका जो केस है वो चेंज करूं। देखो, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मैं लोअर केस में करना चाहता हूं। मैं पूरा जो भी चीज़ लिखी है वो लोअर केस में आ जाए। तो सिर्फ लोअर केस लिखने से ही वो सारी चीज़ें लोअर केस में आ जाएंगी। मतलब मुझे जाके इस कंटेंट को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस एक सीएसएस प्रॉपर्टी से मैंने उन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं तो क्या होगा, सिर्फ हर एक चीज़ कैपिटल में हो जाएंगी। या इसका एक अलग तरीका है। देखो, सी एस एस पार्ट वन जो मैंने लिखा है, मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, सी एस एस पार्ट वन। अब अगर हम लोग आउटपुट देखें, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है, ये कैपिटलाइज की वजह से हो रहा है। अब अगर मैं इसको अपर केस कर दूं तो हर एक चीज कैपिटल में होते हुए दिख रही है हम लोग को। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, जो आपकी चीजों को, जो टेक्स्ट है आपका, उसको चेंज करने में बहुत ही इजीली मदद कर रहा है। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। अब टेक्स्ट डेकोरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ों को कुछ ना कुछ तो और एनहेंस कर रहा होगा और दिखने में अच्छा बना रहा होगा। तो अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूं, देखो यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं अगर यहाँ कह दूँ अंडरलाइन, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि एक अंडरलाइन यहाँ नीचे आ जाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मैं चाहूँ तो किसी से टेक्स्ट डेकोरेशन हटा भी सकता हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ एंकर टैग थे, एंकर टैग पे क्या हो रहा है, अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ रही है। मैं चाहता हूँ वो अंडरलाइन हट जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ आ गया अपने किसी भी एंकर टैग पे। अब मैं बोल देता हूँ, जिसकी आईडी कोड की पाठशाला है, मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से सिर्फ क्या होगा, जो भी इसकी डेकोरेशन होगी, जो भी अंडरलाइन आ रही होगी और किसी अलावा कोई इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। देखो, यहाँ अंडरलाइन था, हट चुका है। इससे क्या हो रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि कैसे चीज़ें यूज़ होंगी, कैसे हम लोग आउटपुट शो करवाना चाहते हैं। तो बहुत ही ईजीली हम लोग किसी में अंडरलाइन लगा सकते हैं और चाहें तो किसी भी चीज़ से अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम लोग ये चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को यूज़ किया है, ताकि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में इन सारी चीज़ों का जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसकी जो रिलेटेड है बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड्स और शैडोज से। तो कैसे इसको डील करते हैं, इन चीज़ों के बारे में अब देखते हैं। देखो, अभी मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी तो यूज़ करके बताई। कहाँ यूज़ करके बताई थी मैंने यूज़ करके बताई थी इस एस्टेरिक सिंबल, जो कि हम लोग का यूनिवर्सल सिलेक्टर था, उसके अंदर मैंने चीज़ों को यूज़ की थी, जो कि थी बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक दे दिया। तो बेसिकली क्या बता रहा है बैकग्राउंड कलर, कि चीज़ें, जो भी चीज़ों का बैकग्राउंड है, उस चीज़ों को मैं चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली इतना सिंपल सा काम कर रहा है, बैकग्राउंड कलर, जिससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ईजी, और जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, एक कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं यहाँ एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डिव को मैंने एक क्लास दे दी इमेज नाम की। ठीक है, या अच्छे से लिख देता हूँ, इमेज नाम की मैंने क्लास दे दिया। इसको मैं टारगेट करता हूँ। तो क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, डॉट
इमेज नाम से, और मैं यहां लिखता हूं कि विथ 200 पिक्सल। अब देखो विथ क्या है, डिव मैंने बताया था एक रैपर की तरह काम आ रहा है, तो मैं उस डिव को विथ एंड हाइट भी दे सकता हूं, कि अब मैं किसी भी चीज को विथ एंड हाइट दे सकता हूं। मैंने विथ दे दी 200 पिक्सल, और मैं देता हूं हाइट भी ले लो इसका 200 पिक्सल। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो मैंने देख लिया। अब यहां कुछ बहुत ही बड़ी सी स्पेसिंग आ रही है। अगर मैं इसको जैसे बैकग्राउंड कलर देता हूं, बैकग्राउंड कलर येलो, अगर हम लोग देखें, देखो एक बॉक्स बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये पार्ट तो इजी था, बट अब करना क्या चाह रहे हैं हम लोग यहाँ, बैकग्राउंड कलर नहीं, हम लोग यहाँ बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। तो इमेज कैसे ऐड करते हैं, बेसिकली जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को हम लोग एक प्रॉपर्टी बना दी गई है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ बोलता हूँ बैकग्राउंड इमेज, जिसके अंदर एक यूआरएल नाम का वैल्यू यूज होती है। अब इस यूआरएल में डालूंगा क्या, जो भी मेरा फाइल का पाथ होगा, जो भी लिंक मैं देना चाहता हूं मैं उस लिंक का यूज करूंगा। तो रियल आउटपुट कैसे देखें, किसी वेबसाइट पे चला जाता हूं, अनस्प्लैश, ये अनस्प्लैश पे आ गया मैं। ठीक है, मैंने ये इमेज को ओपन करके इसकी सिंपली कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। ठीक है, अब यूआरएल के अंदर मैं सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर बेसिकली इस चीज को पेस्ट कर दूंगा, बस इतना सिंपल सा काम मुझे करना था। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, आउटपुट पे मुझे इमेज आती हुई दिख रही है, बट इमेज का जो साइज है, जो इमेज का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बहुत ही अभी खराब है। बट जो हम लोग की जो मेन प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड इमेज ऐड करने की, वो तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अब इसको प्रॉपर एडजस्ट कैसे करें कि अपने जो साइज है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग के पास और प्रॉपर्टीज आती है, और वो प्रॉपर्टीज है अपनी बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन से रिलेटेड। चलो एक एक करके उसको भी देखते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं बात करता हूं बैकग्राउंड साइज की, बैकग्राउंड साइज, तो देखो इसके अंदर दो तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, कंटेन और कवर। अगर मैं कंटेन कर लूं, देखो तो क्या होगा, अब वो कुछ भी करके उस चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो मतलब वो जितनी भी साइज होगी उसके अंदर वो चीजों को एडजस्ट कर देगा, चाहे उसके नीचे जगह बच जाए या उसको अपने आप को रिपीट करवाना पड़ जाए, वो अपने आप को एडजस्ट करके ही रहेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम था कवर, वो कैसे होगा, मैंने अगर कवर वैल्यू दे दी, तो देखो ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ इतना कोशिश करेगा कि जितना भी साइज में उसको इमेज चाहिए थी, वो उतने पोर्शन में उस इमेज को रैप कर देगा बस। वो ये नहीं चाहेगा कि पूरी इमेज शो हो। कंटेन क्या बोल रहा है कि मैं आपको पूरी इमेज दिखाऊंगा उसी पर्टिकुलर छोटे से साइज में, बट कवर क्या बोल रहा है, मैं आपके एरिया को कवर कर दूंगा, भले पूरी इमेज दिखे या ना दिखे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। चलो अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं। मैंने कंटेन लिखा, तो कंटेन लिखने पे क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, मैं चाहता हूं ये चीज रिपीट ना हो। तो हम लोग के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में देखो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अगर मैं नो रिपीट पे क्लिक कर दूं, तो क्या होगा, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि अब वो अपने आप को रिपीट नहीं करने वाला है कभी भी, बस एक ही बार इमेज आएगी, उसके अलावा इमेज कभी भी नहीं आएगी। तो बहुत ही इजीली हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी लगे हाथों सीख ली जिसका नाम था बैकग्राउंड रिपीट। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी बैकग्राउंड पोजीशन। अब देखो मैं वापस से इसको कवर कर देता हूं। ठीक है, नो रिपीट लगी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इमेज का देखना, इमेज मुझे, इमेज का कोई पोर्शन मुझे दिख रहा है, अब वो कौन सा पोर्शन है मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं मुझे इमेज का एकदम सेंटर वाला पोर्शन दिखे, तो मैं कहता हूं बैकग्राउंड पोजीशन, और मैं कह देता हूं सेंटर। तो मैं क्या आएगा आउटपुट, देखो अब पूरी इमेज का जो भी सेंटर का हिस्सा होगा वो मुझे यहां आउटपुट में शो हो रहा होगा। अब अगर मैं इसके सेंटर की जगह मैं अगर टॉप लिख दूं, तो मुझे इमेज का टॉप सेक्शन, क्योंकि हालांकि इमेज प्रॉपरली सेटल्ड हो चुकी है अब, तो वो मुझे टॉप सेक्शन भी वही दिखा रहा है। तो ऐसे में वैल्यूज को भी चेंज कर सकता हूं, बट मोस्ट यूज जो वैल्यू होगी इसमें हम लोग की वो होगी सेंटर, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि इमेज का जो सेंटर वाला पार्ट है वो चीज आके हम लोग को शो हो, ना कि यहाँ वहां की चीजें। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग ने जान ली। अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो इसके बाद देखो जैसा हम लोग ने प्रॉपर्टी की बात करी थी बैकग्राउंड रिपीट,
ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है लीनियर ग्रेडियंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट को यूनिक बनाने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। देखो, अब तक मैंने क्या किया, एक जो हम लोगों ने यहाँ डेव बनाया था, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इमेज 2। ठीक है, इमेज 2 लिख दिया मैंने। तो क्या वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी? नहीं होंगी। मैं यहाँ टारगेट करता हूँ डॉट इमेज 2 और यहाँ इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके कर दिया मैंने पेस्ट। बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं येलो रहने देता हूँ। तो देखो मुझे और एक बॉक्स दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ यहाँ एक लीनियर ग्रेडियंट की तरह आ जाए, मतलब कलर्स, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होके मुझे यहाँ शो हो। तो वो मैं कैसे करूँगा? देखो, मुझे सिर्फ यहाँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर जैसी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा मैं यहाँ, मैं सिर्फ यहाँ यूज करूंगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में मेरे पास एक चीज होती है जिसका नाम है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट यूज किया मैंने। अब देखो इसका सिंटेक्स समझना। टू राइट रेड एंड ब्लू, मतलब मैं बोल रहा हूँ राइट की तरफ जाओ और दो कलर लेके जाना, रेड एंड ब्लू। देखो लिखते हैं टू राइट, राइट रेड कॉमा ब्लू। अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, तो आउटपुट में हम लोग देखें तो हम लोग को पहले एक और कॉमा लगाना पड़ेगा। उससे पहले राइट के बगल में भी कॉमा लगाएंगे क्योंकि 3 वैल्यूज आएंगी। पहले मैं बताऊंगा डायरेक्शन, उसके बाद मैं बता दूंगा दोनों वैल्यूज। अगर मैं आउटपुट देखूं अब, तो देखो ये बोले टू राइट, मतलब राइट से शुरू करना और कौन सी वैल्यू शुरू करना, रेड से, और जाना किस तरफ, ब्लू तक जाना। तो कैसे हम लोग ये ग्रेडियंट क्रिएट कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। यहाँ मैं कलर जो भी बदलना चाहूँ, मैं वो कलर्स को बदल सकता हूँ जिससे वेबसाइट और भी ज़्यादा अच्छी दिखे। ठीक है, हालांकि अभी मैं कोई ऐसा अच्छा ग्रेडियंट बनाने की कोशिश कर भी नहीं रहा हूँ, बस मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आपकी वेबसाइट में बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बना रहे होंगे तब, जिससे आपकी वेबसाइट और भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो क्या अब तक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई? अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दो। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम लोग ने जाना कि कैसे CSS वर्क करते हैं, कैसे CSS को हम लोग लिंक करते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग ने लाइव अप्लाई करके देखा कि कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं। और नहीं, इसके अलावा भी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डेप्थ में देख रहे होंगे। जो हम लोग का जो मेन टॉपिक जिसका नाम है बॉक्स मॉडल्स, फ्लेक्स प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल जाएगी। तो उस लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए कोड करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ आपको और एक बेहतरीन अगले लेक्चर में।